और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं पीड़ित परिवार के वकील चारू वली खन्ना। धन्यवाद आपका मुकेश। और चारू, ये सवाल बना हुआ है, ये हमने माता पिता को भी कहते सुना कि वो कोर्ट रूम में भी धमकी देते रहते थे और अब उनकी जान को खतरा है। विस्तृत फैसला अभी नहीं आया है, जजमेंट नहीं आया है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस बिना पे, किस आधार पे, क्या कमियां रह गई इन्वेस्टिगेशन में कि इन्हें बरी कर दिया गया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं बताना चाह रही हूँ कि ये 7 अप्रैल को, ये 7 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा। 7 अप्रैल को उनने इसका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका समापन किया और इतने महीने, मैं कह रही हूँ इतने महीने क्यों निकल गए ये जजमेंट प्रोनाउंस करने में। समर वेकेशन आई, दशहरे की छुट्टियां आई, दिवाली की छुट्टियां आई, यानी कि फ्राइडे को, इस फ्राइडे को मुझे मेंशन कर, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो मामले आते हैं वो लिस्ट के हिसाब से उनकी सुनवाई होती है। तो फ्राइडे को मैंने मेंशन किया कि ये मामला अभी भी विलंबित है, इसका जजमेंट होना है। और जो पीठ जिसने सुना था, बेंच जिसने सुना था, 3 न्यायाधीशों की बेंच थी, उसके चीफ थे जस्टिस ललित, जिनका आज लास्ट वर्किंग डे था। तो हमें एक थोड़ी सी शंका थी कि शायद मानवीय तौर पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उम्र देखते हुए वो जो है फांसी की सजा उम्र आजीवन कारावास में शायद कम कर दी जाएगी। बट ये जो था बिल्कुल शॉकिंग था, क्योंकि जब हमारा जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा था उसके पहले आपको पता है वो आरक्षण का EWS केस था जो 5 जजेस का था, और हर जज ने जो भी अपना फैसला दिया 5-10 मिनट तक उसका आधार बताया और रीड आउट किया कि ये कारणों की वजह से हम ये फैसला दे रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो केस था, ये वाला छावला गैंगरेप वाला केस आया, तो मैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं चंभित हो गई, बिकॉज 2 सेकंड भी नहीं लगे, 2 से 5 सेकंड लगे होंगे। और जो लीड जज था इस बेंच का, जस्टिस ललित, उनने फैसला नहीं सुनाया। उन्हें कहा महिला जज सुनाने वाली है। तो महिला जज ने सिर्फ 2 वाक्य कहे, हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं और ये लड़के आजाद है, सेट फ्री। कोई थोड़ी सी संवेदनशीलता होती है कि आप आधार दो। विक्टिम भी है, विक्टिम की तरफ से भी देखना चाहिए। ठीक है, आप अक्यूज की ओर से देख रहे हैं, बट एक विक्टिमोलॉजी भी होती है, विक्टिम के परिवार का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। जी, हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि उनके पिता जो हैं, पीड़ित परिवार जो पीड़िता रही हैं, उनके पिता हाथ जोड़कर खड़े थे कोर्ट में। तो जज साहब ने शायद ये भी कहा कि उन्हें कहे कि बैठ जाएं, हाथ जोड़ के ना खड़े हों, हम भावनाओं को नहीं देख रहे हैं। सही, वो मैं समझ रही हूँ ये सारी बातें, बट एक आम आदमी जिसके संग इतनी बड़ी घटना बेटी के संग हो गई है, अगर भावनाओं को अलग नहीं रख सकता। 2 मिनट अगर ले ले, भावना छोड़ो, 2 मिनट आपके सामने कुछ अपनी बात रख दे, अपना दिल, अपनी तसल्ली के लिए अपना दिल हल्का कर दे, तो क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को? क्या फैसला आपका बदल जाएगा उससे? उसको नहीं बोलने दिया। और उसके, क्योंकि वो खड़ा था हाथ जोड़ के, तो हमें काउंसिल को भी डांट दिया गया कि आप अपने क्लाइंट को समझाइए, और हम माफी मांग रहे हैं। जो मुझे लगता है एक वकील होने के नाते मुझे एक संयम रखना चाहिए, एक कोर्ट के रूल्स, एथिक्स बट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इतने बड़े मामले में जब किसी के संग ऐसे हो गया, अगर 2 मिनट उसने दिल हल्का कर दिया एक बाप ने, जिसने अपनी बेटी इतनी निर्ममता से धोई, तो क्या जाएगा? ये तो आपका बड़प्पन है। अगर सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए है, जनता की न्याय देने के लिए, तो जनता की बात सुनने में क्या हर्ज है? क्या आपका फैसला बदल जाएगा? आप इतने इमोशनल हो जाएंगे? जी, आपको लग रहा है कि इसमें तो बदल जाएंगे? आपको लग रहा है कि ये तो अभी डिटेल फैसला आएगा कि इन्वेस्टिगेशंस में कहीं कोई चूक रही है, क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की शायद ये वजह रही होगी। पर जैसा आप कह रहे हैं कि हैरान करने वाली बात यह है कि हो सकता है कि फैसला कुछ कम, जो सजा थी वो कुछ कम की जाती, पर पूरी तरह से वो बरी हो जाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। योगिता भयाना, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ जुड़ी हैं। योगिता, ये बहुत चौंकाता है, हालांकि हम इस सब इंतजार में हैं कि आखिर किस बिना पर छोड़ा गया है एक ऐसे आरोपी को, 3 आरोपियों को, जिनको न सिर्फ निचली अदालत बल्कि हाईकोर्ट ने भी सजा सुनाई मौत की। तो सजा कम हो सकती थी, लेकिन पूरी तरह से जो बरी किया गया है। डिटेल्ड फैसले का इंतजार है कि आखिर क्या कमियां रही होंगी।
योगिता हमारे साथ अभी कनेक्शन शायद कट गया है। योगिता हमारे साथ हैं? तो योगिता नहीं है। चारू, मैं आपसे वही बात कर रही थी कि इस बात से बहुत ज्यादा अचंभित और ये चौंकाने वाली बात है आपके लिए भी, हालांकि बतौर एक वकील आप जानती हैं कि शायद इसमें कहीं कोई, आपको क्या लग रहा है, कुछ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं पे कुछ कमियां रही होंगी, शायद यही वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बिल्कुल पलट दिया है। पर आपका ये कहना है कि कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई उस वक्त, कुछ बताया नहीं गया रीड आउट करने के समय? उस वक्त कुछ नहीं बताया गया जो बताना चाहिए था हमारी संतुष्टि के लिए, विक्टिम की संतुष्टि के लिए। और अभी तक इंटरनेट पे ऑर्डर नहीं आया। आरक्षण वाला आ गया लेकिन ये इंटरनेट पे ऑर्डर नहीं आया। मेरा ये कहना है, आप जो बार बार रिपीट कर दोहराए जा रहे हैं कि पुलिस की कोई कमी रह गई होगी, हर केस में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें रह जाती है, लिंक जो गैप्स रह जाती है पुलिस की तफ्तीश में। हमें पता है कि इनके पास द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं है, ना इनके पास साधन है, लेकिन इसमें पुलिस ने पूरी सही तरह से इन्वेस्टिगेशन की और मोबाइल फोन लोकेशन। चारू जी, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, हम सब लोग बहुत ज्यादा इससे हैरान हैं और जाहिर सी बात है कि जितना अफसोस जताया जाए कम है। पीड़ित परिवार जो है इसने लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, जैसे हमारे सहयोगी जो कोर्ट कवर करते हैं वो बता रहे थे कि क्या इसमें कुछ एविडेंस की कमी रही थी? आपको लगता है क्या कोई इस तरह की बात रही होगी? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, कुछ साक्ष्य नहीं थे, या क्या बात हुई थी? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, द सर्कल हैज टू बी कंप्लीट। सर्कल माने कि सारे साक्ष्य एक कहानी कहनी चाहिए। इसमें जब डीएनए प्रोफाइलिंग की है, डीएनए प्रोफाइलिंग मैच कर रही है। अब आप अगर छोटी मोटी हाइपर टेक्निकल हो जाएं कि डीएनए का प्रोसीजर नहीं बताया गया, इस पे भी बात हुई थी कोर्ट में कि प्रोसीजर क्यों नहीं लिखा। जिसने डीएनए सैंपलिंग की तो क्या उसको रद्द कर दोगे? ये तो पूरा नजरिए की बात हो गई, क्योंकि अगर दो अदालतों ने इस तरह से सारे साक्ष्यों को देखा और लगा उनको कि पूरा जो चक्र है, सबूतों का चक्र पूरा कंप्लीट है, तो फिर ये यहाँ सडनली कहानी बदल गई, तो ये मीन्स कि देयर इज नो लॉ, देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो जस्टिस। ये अपने अपने नजरिए की, मैं इस तरह से उसी चीज को हर जना अपनी तरफ से अगर इंटरप्रेट करने लग गए तो सर्टेनिटी इन लॉ कैसे होगा? जी जी, आप कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन की एक तरह से ये समस्या रही होगी। योगिता जुड़ गई है हमारे साथ। हाँ, योगिता भी जुड़ गई है हमारे साथ। योगिता, लंबी लड़ाई लड़ी है परिवार ने और इस फिर उसी मुहाने पे खड़ा है परिवार जहां से लड़ाई शुरू हुई थी और बहुत दर्दनाक, किसी पिता ने, किसी माँ ने अपनी बच्ची को इतनी बेरहमी से खोया है। उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद उसी मुहाने पे वो खड़े हैं जहां से कहानी शुरू हुई। उनके लिए क्या उम्मीद लगती है अब? और दूसरे की एक संदेश जाता है समाज में। निर्भया जैसा मामला, उसके पहले का ये मामला है, बहुत ही निर्मम हत्या, टॉर्चर है और बुरी हालत में शव मिला था। और अब ये जब बरी किए जाते हैं तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट का डिटेल्ड फैसला नहीं आया है। और चारू हमें वही बता रही थी कि अभी तक इंटरनेट पे फैसला नहीं है, ये मालूम नहीं है कि किस बिना पर उन्हें छोड़ा गया, एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा दी नहीं गई फैसला सुनाते वक्त। तो पर सब लोग इससे बहुत ज्यादा हैरान हैं और बहुत ही एक अजीब सा संदेश भी जा रहा है इससे। नगमा, मेरे पास शब्द नहीं है। जब चारू जी ने बताया, मैं भी ऑनलाइन देख रही थी, चारू जी अंदर थी और मैं बाहर थी माता पिता के साथ। मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ। मैं निशब्द हो गई। मुझे लगा हमने गलत सुन लिया, अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम उम्मीद में आए थे फांसी मिलेगी और अगर आजीवन कारावास मिला तो हम लड़ाई करेंगे, उसके लिए अपील करेंगे। पर उनको आज शाम को जब हम बात कर रहे हैं या कल सुबह तक, वो लोग घर में वहां जेल से बाहर निकल के कहीं जाएंगे अपने घर में, तो ये नहीं सोचा था। मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ। मतलब हम लोग बहुत आहत हैं और मेरा पर्सनली, मैं परिवार के साथ अभी भी हूँ, वो मेरे साथ ही हैं और मुझे बहुत आहत हम सब हैं और दिल टूट गया है, क्योंकि जिसकी बच्ची के साथ हुआ, सोचिए उनका क्या हाल होगा। क्योंकि पिछले लगभग 7-8 साल से मैं इनके साथ लगातार हूँ, हाई कोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में चारू जी और हमने लगातार इसको उठाया है। हर हियरिंग में मैं इनके साथ गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम वेरी इमोशनल एंड ओवरवेल्म्ड विद दिस होल सिचुएशन।
बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि ये इस परिवार के लिए और आप तमाम लोग जो लगातार इनके साथ खड़े रहे, उनके लिए ये वक्त जो है एक मुश्किल वक्त है। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फैसला जब है डिटेल सामने आए तो पता चले कि आखिर, जैसा चारू कह रही थी कि बहुत दुख की बात यह है कि कुछ जानकारी नहीं दी गई। इसके पहले EWS वाला फैसला सुनाया गया था, उसमें भी बताया गया कि कारण क्या है, इंटरनेट पे फैसला आ गया, लेकिन ये फैसला अब तक नहीं आया है, न इसके कारण बताए गए। पर अब इस परिवार के पास क्या रास्ते हैं? और चारू जी, हम रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे, लेकिन रिव्यू पेटिशन फाइल करने के लिए भी हमें कारण पता होने चाहिए। बेसिकली हमें बहुत डर था कि आज ये 5 बजे अगर ये इंटरनेट पे आ जाए ऑर्डर तो ये 5 बजे से पहले इनकी रिहाई हो जाएगी, बट नहीं हुई है। बट कल तो डेफिनेटली हो जाएगी, तो हम ना मेंशन करेंगे। और ये बातें जो बाहर आ रही हैं, माँ कह रही है कि हम घर कैसे जाएं, हमारी सुरक्षा की बात है, तो हम प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन में आपको पता है 2 जज, सारे जजेस सेम होती हैं, अपने पुनर्विचार करते हैं अपने आदेश का। तो एक नया जज आएगा, लेकिन 2 तो यही होंगे जी। और इसमें कोई सबका एक ही मत है, इसमें कोई डिसेंट नहीं है, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि अभी तक हमने कुछ पूरा विस्तृत आदेश नहीं देखा है जी। तो योगिता जी, परिवार की बात अगर हम करें, बहुत उनमें खौफ भी बना हुआ है। जाहिर है कि उन्हें धमकियां मिली होंगी, पहले भी उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम के अंदर में भी उन्हें धमकी दी जाती थी, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत बड़ा सवाल है। और आप तो पिछले 7-8 सालों से उनके साथ रही हैं, तो किस तरह की परेशानी इस परिवार ने झेली है और असुरक्षा भी रही होगी इनके साथ? जी बिल्कुल थी। इनके घर में चार दीवारी भी नहीं थी जब हम इनसे मिले, और इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। बहुत गरीब परिवार है ये। इनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी। घर की दीवारें भी चरमराई हुई थी जब हम और चारू उनके घर में गए पहली बार। तो उसके बाद उनको यही डर था कि दीवारें पक्की नहीं है, कहीं हमारी दूसरी बेटी को, क्योंकि उनमें जो 2 सगे भाई थे, रवि और राहुल, वो उधर ही पास की कॉलोनी में ही कहीं रहते थे। तो उनको डर था कि उनकी जो और छोटी बच्ची है या बेटा है, उसकी जान को खतरा है। एक ही बार ये बार बोलते थे हमसे, और लगातार उसके परिवार से धमकियां आती थी जब कोर्ट में मिलते थे। तो उनको अभी भी एप्रीहेंशन है, वो अभी भी यही है बाहर, और उनको यही है कि अब घर जाएंगे, घर, और वो भी साथ में पहुंच जाएंगे, मतलब वो भी छूट रहे हैं। तो क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? अगर मुझे नहीं मालूम तर्क क्या दिया होगा, आई हैव नो आइडिया कि क्या ग्राउंड्स पर उनको छोड़ा है, अभी बाहर नहीं आया। जो भी ग्राउंड है अमान्य है, जो भी ग्राउंड है अमानवीय है। इससे बड़ा मानवता पे ब्लोट नहीं हो सकता कि आप ऐसे दरिंदों को किसी भी ग्राउंड पे छोड़ें। कोई ग्राउंड है ही नहीं। तो ये अन्याय हुआ इस परिवार के साथ। जहां न्यायालय में न्याय मिलता है, वहां इस परिवार के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप अपने ही नीचे के न्यायालय को नहीं मान रहे उसके फैसले को, और आप आजीवन कारावास, चलिए हम प्रिपेयर्ड थे, पर आप फिर ताले लगवा दीजिए। फिर टैक्स पेयर के पैसे से ना आप सेशन कोर्ट की जजेस को सैलरी दीजिए, ना हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी दीजिए, ताले लगवा दीजिए। और अगर आपको लगता है उन्होंने ये क्राइम नहीं किया, तो ढूंढ के लाइए जिन्होंने किया है। किसी ने तो किया है उस बच्ची का जो बुरा हाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है ये फैसला। अब इंतजार है कि पता चले कि आखिर क्या बिना पर इन्हें छोड़ा गया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।